जी नमस्कार। आज हम लोग मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में बात करेंगे। वर्तमान में जो भारतीय मुद्रा है उसका अवमूल्यन डॉलर के समकक्ष 95.78 हो गया है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। और हम कैसे इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं, यह जो निरंतर रुपये का मूल्य डॉलर के समकक्ष गिर रहा है उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, इस मुद्दे के ऊपर सभी भारतीयों को एक बार ही सोचना चाहिए कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से भारतीय मुद्रा निरंतर गिरती जा रही है। किसी भी राष्ट्र की जो मुद्रा होती है उसका मूल्य जिन कारकों पर आधारित होता है उनमें राजनीतिक स्थिरता, उस देश की वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता और उसकी उत्पादन क्षमता और स्वर्ण भंडार जैसे तत्व सम्मिलित रूप से उसके मूल्य की उच्चता या निम्नता को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में जो भारतीय मुद्रा का निरंतर ह्रास होता चला जा रहा है उसके कारणों में जब हम देखेंगे तो बहुत सी सामान्य सी चीज़ें दिखाई पड़ेगी, और जब तक उन सामान्य से दिखने वाली चीज़ों में हम सुधार नहीं करते या उधर हमारा ध्यान नहीं होगा तब तक हम आर्थिक शब्दावली में कितनी ही बातचीत करते चले, उन चीज़ों का समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो बड़ी आर्थिक शब्दावली है उसके आधार बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप कल्पना नहीं करोगे कि हम यदि स्वच्छता से रह रहे हैं तो इससे भी मुद्रा का मूल्य बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि जब हमारी आदतों में स्वच्छता रहती है तो यह स्वच्छता पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है और हमारे जीवन को विविध आयामों में समृद्धि की ओर ले जा सकती है। भारतीय महानगरों और गाँवों को देखिए, यहाँ स्वच्छता की आदतें लोगों में दिखाई नहीं देती। कचरे को हम कहीं भी डाल दे रहे हैं, ना सरकार फाइन लगा रही है, ना स्कूल्स बच्चों को समझा रहे हैं कि आप स्वच्छ रहिए, कचरे को डस्टबिन में डालिए। एक उत्तरदायित्व की जो भावना विकसित होनी चाहिए भारतीय नागरिकों में, उसका हमें अभाव दिखता है। और इस अभाव की प्रतिपूर्ति कहाँ से होगी? इसकी प्रतिपूर्ति होगी जब स्वच्छता संबंधित मानदंडों पर हम फाइन लेने लग जाएं। दूसरी चीज़, स्कूल स्तर पर हम बच्चों में जागरूकता लाएं। तीसरी चीज़, यदि हम कहीं पर भी हैं तो आसपास कोई ऐसी गतिविधियों में संलग्न है जो गंदगी फैला रही है तो हम उन्हें टोक सकते हैं, उन्हें याद दिला सकते हैं कि आपको कचरा यहाँ नहीं डालना है। क्योंकि
एक दोष हमारी स्मृति का भी इसमें रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कचरा कहाँ डालना था। हमारा जो दिमाग है वो जब तक आदतों में नहीं ढल जाता, वह सहज लगने वाली चीज़ें करता है। वह अनुशासन में बंधने से परहेज करता है। अगली जो चीज़ है वह है कि भारतीय लोगों में निवेश का विवेक जगाया जाए। भारतीय लोगों में निरंतर बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति हमें उपभोक्ता तो बना रही है, किंतु निवेशक और एक सृजनात्मक व्यक्ति नहीं बना रही है। और जब तक भारतीय नागरिक निवेशक और सृजनात्मक व्यक्ति नहीं बन जाते, तब तक हम भारतीय रुपये को सशक्त नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय रुपये को सशक्त करने के जो बीज है वह निवेश और सृजनात्मक मनोवृत्ति में निहित है। दूसरी जो चीज़ है वह है कि भारतीय लोगों को, भारत सरकार को अपनी उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि जो भूमंडलीकरण का दौर आया 1991 में भारत में, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था सीधे प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में आती है। इस कारण जो भारतीय उत्पादन क्षमता है वह द्वितीय क्षेत्र में असंतृप्त ही रह गई है। और भारत के पास एक बड़ी संभावना है कि वह द्वितीय क्षेत्र में संभावनाएं तलाश सकता है, विनिर्माण में अभिवृद्धि कर सकता है। किंतु इस बीच उसे निरंतर यह ध्यान रखना होगा कि वो जो भी वस्तुएं विनिर्मित करे उनमें एक गुणवत्ता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही वस्तुओं की गुणवत्ता का स्तर गिरता है तो उसका सीधा संबंध रुपए के मूल्य से भी है, और रुपए के मूल्य में भी गिरावट देखी जाएगी। अगली जो चीज़ है वह है कि भारतीयों को निरंतर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय जो विद्यालय है या जो व्यापारी हैं, जो सामान्य शहरों में ठेला वगैरह लगा के व्यापार कर रहे होते हैं, छोटे व्यापारी, तो इन लोगों में स्वच्छता की आदतों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कुछ नए विचारों को आश्रय देकर चीज़ों में गुणवत्ता और नवाचार लाया जा सकता है। अगली जो चीज़ है जिससे भारतीय मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो सकती है वह है शिक्षा में गुणवत्ता। शिक्षा में जब तक हम गुणवत्ता नहीं लाते तब तक हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि किसी राष्ट्र की मुद्रा के मूल्य में संवर्धन होगा। तो मानव संसाधन है, उसका जो मूल्य है, उस मूल्य की अभिवृद्धि में जो मूल है वह गुणात्मक शिक्षा ही है। गुणात्मक शिक्षा जब तक कोई व्यक्ति, समाज या राष्ट्र ग्रहण नहीं करता तब तक उसके मूल्य में संवर्धन नहीं होता, और उसके मूल्य में संवर्धन ना होने से
उसकी मुद्रा में भी संवर्धन नहीं होता। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके ऊपर भी प्रशासनिक तंत्र को विवेकपूर्ण तरीके से दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरी ओर जो भारत में सरकारी स्कूल्स के निरंतर बिगड़ते हाल हैं, उनमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक आम आदमी को हम एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगली जो चीज़ है वह है कि हम जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनका आयात कम करें। इसके विपरीत हम जो कच्चा माल है उसका आयात बढ़ा सकते हैं और उन कच्ची वस्तुओं का विनिर्माण करके उसका निर्यात किया जा सकता है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी ढांचे पर काम करती है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थव्यवस्थाओं से उनके गुर भी सीख सकते हैं कि किस अर्थव्यवस्था का क्या स्ट्रक्चर है और हम उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। अगली जो चीज़ है वह है कि भारतीय लोगों को अनुसंधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया निरंतर तकनीक के क्षेत्र में रोज नए नए प्रतिमान खड़े कर रही है। और इस बीच अगर भारतीय लोग अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर है या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो सेमीकंडक्टर है और नैनो तकनीक है और जीन अभियांत्रिकी है, ये चीज़ें इतनी विकसित हो गई है कि अगर इन क्षेत्रों में हम उत्साहित नहीं हैं तो हम यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि भारतीय मुद्रा के मूल्य में संवर्धन किया जा सके। अगली जो चीज़ है वह है कि हमें स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना होगा। और स्वास्थ्य का जो पहला पक्ष है वह अच्छा भोजन है। तो भारतीय लोगों के भोजन के लिए उन्हें अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए जिससे उनको रोजगार मिले और अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करें, न कि उन्हें प्रत्यक्षतः खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाए। इससे होता ये है कि व्यक्ति परिश्रम नहीं करता और उसका जो आदतन नज़रिया है वह आत्मनिर्भर न रहकर दूसरों पर निर्भर रहने की मनोवृत्ति में विकसित हो जाता है। अगला जो बिंदु है वह स्वच्छता में निवेश, साथ में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन दिखाई पड़ता है। जब ये चीज़ें होने लगती है बहुत सी समस्याएं धीरे धीरे शांत होती है और उनसे मूल्य सृजन होता है और वही राष्ट्रीय मूल्य सृजन
हमारी मुद्रा की मूल्य में भी अभिवृद्धि कर देता है। अगला जो बिंदु है वह राजनीतिक दक्षता में अभिवृद्धि है। भारतीय जो राजनीति है उसमें राजनीतिज्ञ लोग अपनी लोकप्रियता से प्रविष्ट होते हैं, न कि गुणवत्ता से। अब गुणवत्ता और लोकप्रियता दोनों अलग चीज़ें हैं। उनका शैक्षणिक स्तर होना चाहिए, साथ ही उनमें सृजनात्मकता होनी अनिवार्य है, क्योंकि जिन भी राजनेताओं में शिक्षा और सृजनात्मक मनोवृत्ति का अभाव है वो देश को संतोषजनक गति नहीं दे सकते। इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है कि परीक्षाएं करवाई जाए और जिन लोगों ने उन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है उन्हीं में से लोग चुनाव के लिए पात्र हों। इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक दक्षता है वह सुस्त दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रशासन जो एक ऐसा ढांचा उपलब्ध करवाता है जिससे हम बड़ी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं बहुत ही कम प्रयास में। किंतु होता यह है कि प्रशासन अपना उत्तरदायित्व समझता ही नहीं है। अभी तो प्रशासनिक लोगों में एक सामंतवादी तानाशाही देखी जा सकती है। वो जनता को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। तो यह जो दृष्टिकोण है बड़ा ही विध्वंसात्मक है। यह मूल्य सृजन नहीं करता, अपितु मूल्य को नष्ट करता है। अगली जो चीज़ है वह है कि भारत को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी चाहिए और निरंतर उनका विकास करना चाहिए। वर्तमान में ये चीज़ें हो भी रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छे बदलाव हो रहे हैं या अच्छा विकास देखा जा सकता है। किंतु जो द्रुत गति से सड़कों का विकास हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसका 50% यदि नहरों के विकास में दिया जाता तो तुलनात्मक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिल सकती थी। दूसरी ओर जो पर्यटकों की सुरक्षा और सम्मान का उत्तरदायित्व है वह भी भारत के प्रत्येक नागरिक और प्रशासन को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पर्यटकों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, उनको सुरक्षा महसूस नहीं करवाएंगे, तब तक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है उसकी आवक एक संतृप्त स्थिति की ओर नहीं होगी। तो जो स्वच्छता है, सुरक्षा है, किसी को सम्मान देना है, ये चीज़ें मूल्य में अभिवृद्धि करती हैं और ये मूल्य में अभिवृद्धि ही मौद्रिक मूल्य में भी वृद्धि करती है। अगली जो चीज़ है वह है जो भारतीय संस्थाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या वैधानिक, उनके प्रति भारतीय नागरिकों का अविश्वास बढ़ते देखा जा सकता है। कि निरंतर जो पेपर लीक हो रहे हैं,
भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको जो टेंडर मिल रहे हैं उनमें पारदर्शिता नहीं, अपितु वो टेंडर मिलना भी एक भ्रष्टाचार का ही स्वरूप है। तो जब तक इन चीज़ों में पारदर्शिता नहीं होगी, लोगों का वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक हम मूल्य सृजन में अभिवृद्धि नहीं कर सकते। अगली जो चीज़ है वह है जनसंख्या का प्रबंधन। भारतीय जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, किंतु हम यदि उसका उपयोग नहीं ले पा रहे हैं तो इसका कारण या तो हमारा हीन नेतृत्व है, या फिर हीन प्रशासन है, या फिर हीन प्रबंधन है। जब हम इस चीज़ से निकलेंगे तभी हम इस जनसंख्या का एक समुचित उपयोग ले पाएंगे, और जिसे आज हम बोझ समझ रहे हैं वही उत्पादन का स्रोत हो सकता है। अगली जो चीज़ है वह जो मीडिया है, उसे बेफिजूल की चर्चाओं की जगह लोगों में नागरिक बोध जगाने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही उन चीज़ों को विमर्श में लाया जाना चाहिए जो मूल्यवान है किंतु उपेक्षित है। और जितने भी डिबेट वगैरह होते हैं उनमें सुशिक्षित और विश्वविद्यालय में चिंतनरत प्राध्यापकों, आचार्यों और शोधार्थियों को लाना चाहिए, जिससे हमारे सामने वास्तविक तथ्य, ज्ञान और सत्य प्रस्तुत हो। अन्यथा हम जिस अज्ञान की सृष्टि कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वह भारतीय मूल्य में निरंतर गिरावट ला रहा है। तो ये जो समग्र चीज़ें हैं ये सब मिलकर भारतीय मुद्रा में मूल्य वृद्धि कर सकती है। जी नमस्कार।